नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का विषय है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये जानने की है कि मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं। मेनिंजाइटिस आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी मेनिंजस के आसपास की जो सुरक्षात्मक थैली होती है, जो परत होती है, उसमें यदि किसी कारण से सूजन आ जाती है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। सूजन जो है बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, कवक भी हो सकती है और परजीवी भी हो सकती है। और गैर संक्रामक स्थितियां भी ऐसी होती हैं जो मेनिंजाइटिस का कारण बनती हैं। मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। खतरनाक ना करके जानलेवा कह सकते हैं। एक जानलेवा बीमारी है जो केनाइसीरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होती है। और होता यह है कि ये जीवाणु शरीर में एंट्री ले लेता है और एंट्री लेने के साथ ये पोजीशन या ये मेडिकल सर्फेंटेंसेस पैदा कर देता है, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में रहने वाली जो नाड़ियां हैं, जो झिल्लियां हैं, उसमें सूजन उत्पन्न कर देता है। ये कोई सीजनी बुखार नहीं है, ये पूरा वर्ष भर रहता है और इसे जो है गर्दन तोड़ बुखार के नाम से भी सामान्य भाषा में पुकारा जाए। अब इसके बारे में जान गए और थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये आखिर फैलता कैसे है। मरीज के सीधे संपर्क में यदि आप आ रहे हैं तो फैलने की संभावनाएं अधिक है। उसके थूक, बलगम या सांस के माध्यम से या किसी भी मरीज के सहयोग से करीब है आप, तो ये आपको भी फैल सकता है। ये जीवाणु आपके शरीर में एंट्री लेने के 3 से 4 दिन के बाद अपना लक्षण आपके ऊपर प्रकट कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये उन मरीजों से भी फैल सकता है जिनके नाक या गले में ये जीवाणु है, लेकिन उनको कोई अभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, यानी उनको कोई चीज आउटब्रेक नहीं हुई है, लेकिन ये आपको संक्रमित कर सकता है। प्राय ऐसे व्यक्ति जो कंडीशन मैंने बताया वो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये आप तक ये बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। आपको मैं बता दूं, इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस में क्या अंतर होता है। दोनों का अंतर जान जाइए, क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न के रूप में भी आता है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस दोनों के बीच में जो सूजन होती है, दोनों में सूजन होती है, लेकिन जो सूजन होती है उसके स्थान में डिफरेंस होता है। इंसेफ्लाइटिस जो है वो मस्तिष्क की सूजन है। ध्यान दीजिएगा, इंसेफ्लाइटिस जो है वो मस्तिष्क की सूजन है, जबकि मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के बीच में मेनिंजस की जो परत होती है वहां पे उसकी सूजन है। तो दोनों के स्थान की डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। मेनिंजाइटिस का लक्षण क्या है? तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, जी मचलाना होगा, ये प्रमुख लक्षण इसके हैं। और सबसे बड़ी बात, लक्षण अचानक प्रकट होंगे और तेजी से मरीज के स्वास्थ्य को बहुत तेजी से गिराएंगे। 3-4 दिन में वो हालत उसकी बड़ी खराब हो जाएगी। और इसके अलावा गर्दन का जकड़ना और शरीर पे लाल चकत्ते आ जाना, ये भी इसका लक्षण में पाया जाए। और अगर उपचार नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में रोगी की स्थिति बहुत तेजी से खराब होती है और कुछ ही घंटे में रक्तचाप जो है वो तेजी से गिर जाता है और मरीज क्या होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। नब्ज जब कमजोर हो जाएगी, रक्तचाप जब घट जाएगा तो क्या होगा? तो वही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका क्रम इतनी तेजी से चलता है कि निदान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात, ये रोग किसको प्रभावित करता है? किसी भी आयु वर्ग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन प्रमुखता बच्चे होते हैं। बच्चे और किशोर यही इसके प्रमुख शिकार हैं, लेकिन ये किसी भी आयु को प्रभावित कर सकता है। घनी बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, तंग मकान में लोग रह रहे हैं, गांव से आके शहर की तरफ आ गए हैं, शहरी बन गए हैं, तो वो गंदगी का जो वो माहौल है ये इसको बढ़ाने में बहुत प्लस करता है। और ये छात्रावास हुआ, बैरिक हुआ, शरणार्थी शिविर जो होते हैं या स्लम्स होते हैं, ऐसे जगह पे ये बहुत तेजी से पनपता है। अब आ जाते हैं इसके बचाव का क्या उपाय है। क्या हम सबसे बड़ी चीज, ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बहुत तेज से फैलता है, तो ऐसे जगह जाने से बचें। अब संभव कहाँ है कि आप भीड़ भाड़ में ना जाएं,
मास्क का प्रयोग करिए, 2 गज दूरी मोदी जी का सिम्टम है ना, स्वास्थ्य है जरूरी, तो मास्क का प्रयोग करिए, थोड़ा हद तक बचाव हो सकता। आपके घरों में प्रकाश और शुद्ध वायु की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी खिड़की होनी चाहिए जहां प्रकाश और शुद्ध वायु आपके घर में प्रवेश कर सके। चूंकि ये संक्रामक रोग है, यदि इस तरह का कोई रोगी है तो उसको क्वारंटाइन करिए, एक जगह अलग हटा के रखिए। और अगर आपके घर में इस तरह का कोई रोगी है या ऐसे अस्पताल में आप काम कर रहे हैं जहां ऐसा रोगी भर्ती है, तो अपनी बचाव करिए, उसका जो भी अपशिष्ट है उसके करीब आने से बचिए, या ऐसे अपशिष्ट है तो उसको प्रॉपर वे में दस्ताना या आपका जो सुरक्षात्मक कवच है वो जरूरी। प्रायः जो है पहले सेफ्ट्रान की गोली वगैरह जो परिवारजन थे वो खाया करते थे ताकि उससे बचाव हो सके, परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ले लीजिए, अपने चिकित्सकों से सलाह के बाद आप ये चीज़। सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे बेल्ट हैं, जैसे गोरखपुर के बेल्ट है, तो ऐसे बेल्ट में यहाँ के ज़्यादा रोगी मिलते हैं। ऐसे एक टीका आता है, मस्तिष्क ज्वर का एक टीका आता है, तो ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ्स या ऐसे डॉक्टर्स जो ऐसे मरीजों के संपर्क में डेली आ रहे हैं, तो उनको ये टीका लगा दिया जाता है और 5 से 7 दिन तक उनको जो है इस रोग से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। अब इसको 2 भाग में हम बांट लें, प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस और सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस। प्राइमरी तब होता है जब वायरस सीधे मस्तिष्क या आपके रीढ़ को प्रभावित कर दे, ठीक, तो प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी कब होता है? जब ये आपके शरीर के किसी दूसरे अंग में होते हुए आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाए, तो इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। मेनिंजाइटिस के इलाज के लिए कुछ मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन में है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ एंटीबायोटिकल मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल हम यूज़ कर सकते हैं, और वायरल मेनिंजाइटिस के लिए एंटीवायरल जैसे कुछ मेडिसिन हम उसका यूज़, और सूजन कम करने के लिए कार्टियोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ये सर्वविदित है। और मरीज को हाइड्रेट रखने के लिए आईवी फ्लूइड की व्यवस्था की जाती है। और जो भी अगर पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ के लिए जो मेडिसिन है वो दी जाती है। लगभग इसका जो व्यवस्थाएं हैं इसी पे करके इसको मैनेज किया जाता है। मेनिंजाइटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग जाने और दोनों के डिफरेंस को भी जाने। एक प्रश्न इसमें से आ सकता है, इसलिए बहुविकल्पी या रीढ़ के लिए अगर आप इसको कायदे से तैयार कर दें तो आपको 2-4 नंबर कहीं आपका गया नहीं। धन्यवाद।